को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहले ही जो स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले हो रही है आउटलाइन की, तो इसमें पहले हमने 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री वो डिस्कस किया कि इसमें देन कुछ टर्मिनोलॉजीज, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती हैं, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स के। ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस है डिफरेंट टाइप्स के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो हमने स्टडी करने हैं, उनको स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो अप्लाई करते हैं और उन टेक्निक्स को हम कितनी टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का पहला टॉपिक एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस की तरफ जाने से पहले अगर हम सिर्फ एनालिसिस को डिस्कस करें तो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक और सब्सटेंस into smaller parts in order to gain a better understanding of it। कि एनालिसिस क्या है कि किसी भी टॉपिक को, किसी सब्सटेंस को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप करके उसको डिटेल से स्टडी करना है ताकि हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि न्यूज़ के एनालिस्ट हैं न्यूज़ चैनल्स के, तो क्या करते हैं, अगर कोई न्यूज़ आती है किसी टॉपिक के ऊपर तो उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि उसके, या कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो उसको एनालाइज करते हैं कि इस डिसीजन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, तो वो एनालाइज करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल एनालिसिस क्या है, इंक्लूड एनी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ सैंपल। कि किसी भी एक सब सैंपल क्या होता है, मैटर का सैंपल, कोई भी सब्सटेंस हो गई, उसको हमने एनालाइज करना है किसी भी लिहाज से, एनी एस्पेक्ट, किसी कोई भी लिहाज क्या हो सकता है कि उस सैंपल की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से, देन एनी कोई भी एस्पेक्ट हमने देखना है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देन डेंसिटी या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि वो दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता, या अगर रिएक्ट करेगा तो उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी हो सकती है। तो किसी भी लिहाज से एनी एस्पेक्ट को हमने देखना है सैंपल की कैरेक्टराइजेशन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन को, तो इसको नाम दिया जाता है केमिकल एनालिसिस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ मैटर, सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि केमिकल एनालिसिस क्या है कि किसी भी सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना जो है वो केमिकल एनालिसिस है। तो अब केमिकल एनालिसिस का जो है फायदा क्या है या किस तरह हम इसको प्रोसीड करते हैं, सो इसको हम डिस्कस करते हैं। एरियाज ऑफ केमिकल एनालिसिस एंड क्वेश्चंस दे आंसर, कि केमिकल एनालिसिस से हमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर मिलता है किसी भी सब्सटेंस का। तो पहला जो स्टेप है इसके अंदर के डिटेक्शन, केमिकल एनालिसिस हमें क्या बताता है कि डिटेक्ट करता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई एक सैंपल एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें जिस सैंपल के, जिस सब्सटेंस के साथ इंटरेस्ट की है हमारी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, सब्सटेंस एक्स है फॉर एग्जांपल। अब अगर हम देखें कि पानी का सैंपल है तो उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मौजूद हैं या नहीं मौजूद, तो वो मौजूद भी हैं या नहीं मौजूद, तो उसको क्या कहेंगे, डिटेक्शन, डिटेक्ट करने के लिए। देन दूसरे सब्सटेंस में क्या होगा कि अगर हमें दूसरे स्टेप में क्या होगा कि अगर हमें पता चल जाए कि ये जी सब्सटेंस हमारी जो इंटरेस्ट की सब्सटेंस है वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो देन क्या है कि अगला क्वेश्चन हो गया कि अगर प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सो अगर या वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। सो डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हमें क्या होगा, उस सब्सटेंस के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा थ्रू सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट, कोई टेस्ट किए जाएंगे, कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट रेडिएशन डाल के स्पेक्ट्रम लेके। सो इससे इस तरफ जाने से पहले क्या
होगा कि हमें उस सब्सटेंस को सेपरेट करना होगा, हमें उस प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए होगी। इस सेपरेशन, हाउ कैन द स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल मैट्रिक्स फॉर बेटर क्वांटिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। के दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हमें सेपरेशन करनी होती है उसकी सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट की, ताकि हम उसकी बेटर तरीके से क्वांटिटेशन कर सकें और आइडेंटिफिकेशन कर सकें, कंफर्म कर सकें कि वाकई ही जो सब्सटेंस एक्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। देन जब हमने सेपरेशन कर ली तो अगले स्टेप में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सैंपल, कि वो जो सब्सटेंस थी, कोई केमिकल कंपाउंड था, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर था तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है। या अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमारे सैंपल के अंदर मेटल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से अगर देखें तो वो मेटल जो है वो कौन मेटल है, उसकी आइडेंटिटी, केमिकल एनालिसिस हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन बताएगा। देन जब आइडेंटिफाई हो गया कि कोई भी एक सब्सटेंस हमारी इंटरेस्ट की मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है वाटर के अंदर या ब्लड के अंदर, आयरन मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो देन उसकी क्वांटिटेशन चाहिए होगी, हाउ मच ऑफ सब्सटेंस एक्स इज इन दी सैंपल, कि अगर वो मौजूद है तो उसकी अमाउंट कितनी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल कितना है। सो देन ये सारे क्या होंगे, क्वांटिटेशन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो केमिकल एनालिसिस के थ्रू हम उनको आंसर कर सकते हैं। कि डिटेक्शन, सबसे पहले कि डिटेक्शन करनी है सब्सटेंस की कि वो मौजूद है, अगर तो वो मौजूद है देन हम अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे, सेपरेट करेंगे उसको आइडेंटिफाई और क्वांटिटाइज करने के लिए। लेकिन अगर वो उसकी इंडिकेशन ही नहीं आती तो देन अगले अगले स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो अगर डिटेक्ट हो गई तो देन सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेशन के प्रोसेस के अप्लाई करके हम उसकी एग्जैक्ट डिटेल देंगे, एग्जैक्ट कंपोजिशन लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल एनालिसिस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस अगर देखें तो दो टाइप्स के हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, आइडेंटिफाई का हमने करना होता है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ सब स्पीशीज आर फंक्शनल ग्रुप इन अ सैंपल। कि हम फॉर एग्जांपल जी हमने रिएक्शन करवाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़े हुए हैं रिएक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है अल्कोहल के साथ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या है, ईस्टर मिलती है। तो अब हमने ये देखना है कि रिएक्शन हुआ है या नहीं, यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाने से ईस्टर बना है या नहीं बना। तो पहला स्टेप क्या, डिटेक्ट करना है कि उसका फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है कि वो फंक्शनल ग्रुप अगर तो वो हमें पता चल जाता है, उसका सिग्नल मिल जाता है किसी भी टेक्निक के थ्रू, तो वो क्या होगा, बता देगा कि इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। अब अगला कंसर्न जो होगा कि वो फंक्शनल ग्रुप की जो अमाउंट है वो कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ क्वालिटेटिव में क्या है, सिर्फ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या नेचर ऑफ स्पीशी का हमें पता होना चाहिए। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें उस चीज का आइडिया हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप इन द स्पीशी क्या है, एनालाइट जो हम आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उसके अंदर कौन सी ग्रुप्स मौजूद हैं। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद दूसरा टॉपिक क्या है, टाइप के एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिफाई उसकी अमाउंट को डिटरमिन करना और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमें मिले ऑफ एनालाइट की क्वांटिटेट द एग्जैक्ट अमाउंट और कंसंट्रेशन किसी भी स्पीशीज की। देन जी अगर इसी को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को थोड़ा है इसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या करता है, क्वालिटेटिव डिटरमिन करता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सिर्फ उसको डिटरमिन कर उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को मॉनिटर करना है, लेकिन नॉट द मास और द कंसंट्रेशन। उसकी मास और कंसंट्रेशन बताने से इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो बाय डेफिनेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस डू नॉट मेजर क्वांटिटी, they only measure quality of a compound. They are not concerned with the quantity of any compound.
So many problems in analytical chemistry begin with the need to identify what is present in a sample. कि अगर हम केमिस्ट्री के ऊपर देखें या एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखें तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सैंपल को देखने के बाद पहला क्वेश्चन क्या ज़हन में आता है कि इसके अंदर इस सब्सटेंस ये जो कंपाउंड है या ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, उसकी नेचर का हमें पता होना चाहिए। सो पहला जो मेन प्रॉब्लम है एनालिटिकल केमिस्ट्री वो स्टार्ट यहाँ से होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एक सैंपल के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है, व्हाट इज प्रेजेंट इन अ सैंपल। तो दिस इज द स्कोप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इन अ सैंपल, एक सैंपल के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। वही एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की एग्जांपल के साथ के हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर हमने वाटर का सैंपल दे लिया तो हमने पहला ये देखना है कि वेदर इट इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग और नॉट, वेदर इट इज सूटेबल फॉर हाउस होल्ड सप्लाईज और नॉट। सो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर उसकी हार्डनेस का लेवल क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अमाउंट कितनी है इसके अंदर। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन सी चीज उसके अंदर मौजूद है। देन एग्जांपल अगर हम इस वाटर के सैंपल के अलावा अगर हम सैंपल देखें आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हमने जो एग्जांपल डिस्कस की कि हम रिएक्टर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो इस तरह की प्रोडक्ट मिली है या नहीं मिली। सो दिस विल बी द टॉपिक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। नंबर 2 के ऊपर एग्जांपल जो है स्क्रीनिंग एंड एथलीट्स यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग। के आप देखते हैं कि न्यूज में समटाइम आता है कि कोई प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है या फुटबॉल का प्लेयर है, तो उसको बैन कर दिया गया है कि उसका जी डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो एक्चुअली डोप टेस्ट क्या है कि कुछ हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉयड्स हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स हैं, जो इंसानी सेहत के लिए वो डेंजरस हैं, उसका बहुत ड्रॉबैक है। तो वो उनको बैन किया जाता है कि वो एथलीट्स ने यूज नहीं करने। एथलीट्स क्या करते हैं, उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हैं उनका रोल ये होता है कि वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मसल की डिग्रेडेशन नहीं होने देते। और एथलीट्स क्योंकि उनका एक्सरसाइज तो होती है ज़्यादा, उनका फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उनकी मसल जो है उनको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो उन हार्मोन्स के थ्रू, वो उन सिंथेटिक ड्रग्स के थ्रू वो उसको अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन से रिलेटेड उसके इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन की एट्रॉफी, ब्रेन की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वजह से उनको बैन किया गया होता है। तो वो अगर कोई एथलीट इलीगल तरीके से उसको अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए उसका टेस्ट किए जाते हैं कि रैंडम टेस्ट है कि एक टीम के अंदर से 2 या 3 प्लेयर्स का वो सामने लिया जाता है और देन चेक किया जाता है कि उसकी यूरिन के सैंपल के अंदर परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर वो सैंपल के अंदर यूरिन के सैंपल में आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्लेयर जो है वो ड्रग जो है वो बैन ड्रग जो यूज कर रहे हैं। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस की कैटेगरी में आता है। नंबर 3 के ऊपर डिटरमिनिंग द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेड ऑन द सरफेस ऑफ एन एयरबोर्न पार्टिकुलेट। के लेड की क्या है कि हैवी मेटल है, हैवी मेटल जो है वो टॉक्सिक होती हैं। तो अगर लेड जो है वो एयरबोर्न पार्टिकुलेट की सरफेस के ऊपर मौजूद होगी तो वो कैन बी we can intake it through the process of inhalation, or then it can be ultimately toxic for the human body. So ये एयर क्वालिटी को चेक करना होता है कि वो उसके अंदर हैवी मेटल्स की स्पेशली लेड की कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा तो नहीं है। तो इस वजह से उसको या लेड मौजूद है या कंसंट्रेशन तो डिटरमिन करना वो तो क्वांटिटेटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, लेड जो है क्वालिटेटिव में हमने ये देखना है कि वो लेड एयरबोर्न पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट।
देन अगर प्रेजेंट होगी उसकी डिटेक्शन हो जाएगी, तो देन अगला क्वेश्चन होगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो फिर हम क्वांटिटेटिव में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमें सारी चीजों के ऊपर यही आइडिया हो रहा है कि कोई भी हमने प्रॉब्लम जब एक राइज होता है तो पहला जो उसका एस्पेक्ट होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो पहला स्टेप जो है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, जब वो अपनी रिजल्ट्स देता है कि ये जो मौजूद हैं ये सैंपल ऑफ इंटरेस्ट थर्ड साइंस स्पेक्ट्रम होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वांटिफाई करना, उसकी अमाउंट पता करना। सो इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस के। क्वालिटेटिव एनालिसिस ने हमें जो बताया कि ये चीज इसके अंदर मौजूद है, तो इसने बता देना है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी उसकी कितनी है। सो मोस्ट कॉमन है कि क्वालिटेशन एक ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉक्सिक है। पानी के अंदर अगर कैल्शियम मैग्नीशियम मौजूद है तो इतनी ज्यादा वो हार्ड बन के उसकी प्रॉपर आप काम तो किसी भी कोई भी आप दे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं या उसको एड्रेस कर सकते हैं थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ अ न्यूली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड, कोई भी हमने नया कंपाउंड बनाया तो उसका स्ट्रक्चर को उसको वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये हमारा जो डिजायर्ड कंपाउंड था वो वही बना है या कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं बन गई उसकी। सो उसके लिए पहले हम डिस्कस करके हैं कि स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। देन अब स्ट्रक्चर को मजीद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को फर्दर वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट है, तो एलिमेंटल एनालिसिस किए जाते हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस क्या है कि कंपाउंड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कार्बन की क्या रेशियो है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, अगर नाइट्रोजन मौजूद है। तो एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। देन नंबर टू एग्जांपल जो है मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जो डायबिटिक से रिलेटेड है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी, ग्लूकोज मौजूद तो है, ऑब्वियस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ना भी तो आइडिया है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे राइज होता है कि उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ऑप्टिमम लेवल से या कम हो गई है या हाई हो गई है। सो इट इज द aspect of quantitative analysis to measure the concentration of glucose in the blood. Then number थर्ड एग्जांपल हम देख सकते हैं डिटरमिनिंग द डिफरेंस ऑफ क्रोमियम इन स्टील, के स्टील के अंदर क्रोमियम की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकती है। तो मेजर करना स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना चाहें तो दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर रिलेटेड विद द प्रेसिपिटेट्स, यानी कि वेइंग ऑफ any substance, और volumetric analysis is related with the volume, measurement of volume of any। तो ऐसे एनालिसिस सब्सटेंस का वेट किया जाए, जल की ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन की है आप लोगों ने, सेकंड है उसका सॉलिड रेजिड्यू मेजर किया जाएगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और कोई भी ऐसा एनालिसिस जिसमें उसका वॉल्यूम मेजर किया जाएगा, लाइक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी मोलर सॉल्यूशन कितनी मोलैरिटी का है, या हमने कंस्ट्रेंट है तो उसको हम टाइट्रेट करेंगे, किसी बेस की करनी है एसिड के थ्रू, एसिड की करनी है तो बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम टाइट्रेशन हमने की हुई है, 10 ml जो है वो फ्लास्क के अंदर लेते हैं, देन ब्यूरेट में दूसरा एनालाइट ऐड करके तो उसका डिटरमिन करते हैं कि वॉल्यूम कितना यूज हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज एनालिसिस आर इंक्लूडेड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक वही चीज है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल present by weighing the sample before and after some transformation। किसी
कि उसको कोई हमने रिएक्शन करवाया है तो रिएक्शन से पहले भी उसका मेजर कर लेंगे वेट और वे कर लेंगे, और रिएक्शन के बाद वेट जो है वो ग्रेट हो जाएंगे। तो उसका पहले का वजन आई थिंक 259 ग्राम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का। तो पहले वजन किया 259 ग्राम, देन हमने उसको एक उसके ऊपर एक प्रोसेस किया, एक रिएक्शन दिया, उसको हीट दी, तो क्या हुआ कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी। तो वो हमने देखना है कि वाकई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। तो हमने क्या किया, उसको दोबारा वे किया। सो सपोज आ जाता है जी 169 पे आ गया, 169 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे वो इवेपोरेट हो गया उसके अंदर से। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू हमने उसकी स्ट्रक्चर या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर लिया। सो इसी तरह जी दूसरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या है, टाइट्रेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ रिएक्टेंट टू a substance being analyzed with some equivalent point is reached। हमने अभी टाइट्रेशन की titration, so from the amount of material in the solution being analyzed is determined। so most familiar indicator like phenolphthalein, phenolphthalein जो है वो एसिडिक मीडियम में कलर चेंज कर देता है लाइट में। चलें जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लेक्चर का जो दूसरा टॉपिक था वो था जी फर्स्ट टॉपिक जो अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स। देन जी दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड के क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस या किसी भी कंपाउंड के एनालिसिस के दौरान जो जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उनको हम अगर क्लासिफाई करना चाहें तो कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड अपॉन देयर प्रिंसिपल, देयर मेथड ऑफ यूज, या उनकी जो सी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो उस लिहाज से एनालिटिकल टेक्निक को डिफरेंट टाइप्स में यूज किया जाएगा। तो ये जो हम पीछे हम स्टडी करके आए हैं क्वालिटेटिव या एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो जो एनालिसिस किए जाते हैं, तो उसको अगर हम समराइज करना चाहें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो हमें क्या बताती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इज साइंस इन विच सब्सटेंस आर examined, substances are examined to find out what they are made of। साइंस वो साइंस एनालिटिकल केमिस्ट्री की जिसमें सब्सटेंस को एग्जामिन किया जाता है कि वो किस चीज पे बनी हुई है, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सब्सटेंस है, तो पहला जो हमें पॉइंट होगा कि उसे एग्जामिन करना है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पहला जो टारगेट है वो स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट हाउ दे आर मेड ऑफ, देन हाउ दे एक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, के उनके रिएक्शन किस, वो जो सब्सटेंस हमें एग्जामिन कर रहे हैं उसके रिएक्शंस क्या हैं कि डिफरेंट कंडीशन के ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है। अगर हम रूम लो टेम्परेचर रखते हैं तो देन उसका रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर हाई कर देते हैं तब उसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, या प्रेशर के साथ उसका लिंक किया जा सकता है। प्रेशर को वेरी करने से रिएक्शन का जो रेट है वो इफेक्ट होता है या नहीं। सो हाउ दे एक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि रिएक्टिविटी क्या है। ना सिर्फ रिएक्टिविटी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर रिएक्ट की जाती है, बल्कि अगर हम कहें कि जी एक चीज दूसरी के साथ रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वो भी इसी के अंदर ही ड्रेस किया जाता है कि हाउ दे आर कंबाइंड आर सेपरेटेड टू आर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, कि वो दूसरी सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, उसके साथ रिएक्शन शो करेंगी तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, या जो सब्सटेंस हमने स्टडी कर रहे हैं उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो उसको अगर हम दूसरी चीज़ों से किसी सॉल्वेंट से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या नहीं। सो सेपरेशन किस तरह अचीव की जा सकती है और देन उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो ये सारे जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस थी, पहले स्टेप में उसकी स्ट्रक्चर देखी, देन उसकी रिएक्शंस और देन उसकी प्रॉपर्टी। सो ये सारे तीन
तीन जो पैरामीटर हैं ये हमें एक किसी भी सब्सटेंस की एग्जैक्ट डिटेल बता देते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स को, एनालिटिकल टेक्निक्स को अगर हम स्टार्ट करें तो दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन केमिकल मेथड्स, जिनको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा क्या है फिजिकल मेथड्स यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड। दो टाइप्स हैं, केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड। तो इसको वन बाय वन अगर हम देखें तो केमिकल मेथड क्या है। वेट केमिकल मेथड सच एज प्रेसिपिटेशन के सब्सटेंस जो रिएक्ट किए हैं उन्होंने प्रेसिपिटेट बनाए हैं, तो उन प्रेसिपिटेट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। देन अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनने, लिक्विड है, तो लिक्विड को प्योरीफाई करना है तो डिस्टिलेशन की जा सकती है। या देन सब्सटेंस का क्या है जो आपने बनाई है या जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। देन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड टाइट्रीमेट्रिक measurement. So all of these are included in classical methods. So इसको अगर हम देखें, precipitation, extraction, distillation, boiling, जो ग्रेविमेट्रिक या टाइट्रीमेट्रिक, इन सब एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस के अलावा। तो क्लासिकल मेथड क्या होंगे, they consist of those analytical techniques that use no mechanical or electronic instruments other than a balance। ये बैलेंस के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसके एनालिसिस में यूज नहीं होता, तो उसको कैटेगराइज किया जाता है इनटू केमिकल मेथड्स या क्लासिकल मेथड। आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन में सिर्फ रेन की मेजरमेंट है तो बैलेंस के साथ। एक्सट्रैक्शन में भी कोई प्रिंसिपल यूज नहीं हो रहा, डिस्टिलेशन कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहे, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो मेजर करने के लिए क्लासिकल मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, ग्रेविमेट्रिक एंड टाइट्रीमेट्रिक मेजरमेंट। सो ऑल ऑफ दीज जो मेथड हैं वो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्व नो यूज ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटल मेथड के एनालिटिकल मेजरमेंट्स कौन कौन सी, कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लाइट अब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, मास टू चार्ज रेशियो स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड, फ्लोरेसेंस आर मेड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन। के इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम एनालिसिस मेजरमेंट्स करते हैं। So most chemical analysis fall into this category. It involves the use of an instrument other than a balance to perform the analysis। इसमें लाजमी तौर पे किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का रोल प्ले होगा। So इनकी फर्दर डिटेल देखें, केमिकल मेथड कौन कौन से हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड अब हम डिस्कस करके आए हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन। वॉल्यूमेट्रिक जहां भी लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर होगा तो वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है, तो ग्रेविटी अगर होगा तो वो वेइंग से रिलेटेड है। सो दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इनको ऑप्टिकल मेथड्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एंड मिसलेनियस मेथड के दो बेसिक टाइप्स हैं। ऑप्टिकल जिसमें लाइट का यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स जिसमें उसके वोल्टेज या पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, और इन दोनों के अलावा जो है उनको मिसलेनियस मेथड में रखा गया है। तो ऑप्टिकल मेथड अगर हम देखें तो ये क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये वो एनालिसिस जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है विद द सैंपल, विद द मैटर, विद एनी सब्सटेंस। तो उस एनालिसिस को हम कहेंगे कि ये under the category of optical methods in the field of analytical chemistry। इसको अगर हम देखें तो वो इंटरेक्शन जब रेडिएशन का होता है तो वो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गई है या क्या ट्रांसमिट हो गई है। सो अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कौन कौन सी टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी,
infrared spectroscopy, IR, nuclear magnetic resonance spectroscopy. So basically spectroscopic techniques जो है वो absorption या absorption of electromagnetic radiations से related या transmission of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी तरह की जो टेक्निक्स हैं वो ऑप्टिकल मेथड में एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जिसमें फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस एंड फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लोरेसेंस ये फ्लोरेसेंट मटेरियल रोड पे शाम को जा रहे हो तो जब उनके ऊपर साइन बोर्ड्स के ऊपर लाइट पड़ती है गाड़ी की तो वो ग्लो करते हैं। तो दीज आर फ्लोरेसेंट, ऐसे मटेरियल जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल हैं। इसी तरह दूसरे कुछ मटेरियल हैं लाइक स्विचेस, उनके ऊपर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगे होते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि कुछ तस्वीर के जो हैं वो दाने रात को चमकते हैं। सो फ्लोरेसेंट मटेरियल भी इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इसका प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि जब भी किसी कुछ मटेरियल ऐसे हैं जब उनके ऊपर लाइट थ्रो करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके ऊपर फॉल करती हैं तो वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाती है। तो बाद में कुछ देर के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइट करते हैं सो वो रेडिएशन लाइट एमिट करते हैं जो हमें ग्लो की फॉर्म में नजर आती है। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ी तो फौरी तौर पे ग्लो कर गए। फॉर एग्जांपल साइन बोर्ड्स के ऊपर जो लाइट पड़ती है तो फौरी तौर पे वो ग्लो कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद उनकी जो है चमक जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल जो फौरी तौर पे या जल्दी ही लाइट को ग्लो कर देते हैं उनको फ्लोरेसेंट मटेरियल। और फास्फोरेसेंस भी इसी तरह का फिनोमेना है लेकिन ये देर तक चलता रहता है कि अगर एक दफा उसने लाइट अब्जॉर्ब कर ली है तो वो उसके बाद कई दिनों तक उसके अंदर से लाइट जो है वो एमिट होती रहती है फास्फोरेसेंट। और फ्लेम फोटोमेट्री में भी उसी फ्लेम से वही स्टडी किया जाता है through the emission of electromagnetic radiation. Then third category क्या है scattering or refraction of electromagnetic radiation के हमने एक सब्सटेंस के ऊपर लाइट थ्रो की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रो की तो वो क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन अगर होगी तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी कर लिया। एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन होगी तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, अगर उनकी एमिशन हुई तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस के साथ अंदर स्टडी कर लिया। और अगर उसकी स्कैटरिंग हो गई है या रिफ्रैक्शन हो गई है तो देन उसको स्टडी किया जाएगा अंडर द नेफ्लोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रिफ्रैक्टोमेट्री के रिफ्रैक्शन। अगर उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं किसी सैंपल सॉल्यूशन के अंदर तो वो रिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं। टर्बिडिटी कितनी है सॉल्यूशन की। नेफ्लोमेट्री क्या है कि ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं उसका एनालिसिस किया जाता है इसका नेफ्लोमेट्री के साथ इम्यूनो प्रोटीन्स के थ्रू। देन फोर्थ टाइप जो है वो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ये ऑप्टिकल मेथड के अंदर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं तो ना एब्जॉर्प्शन हुई, ना एमिशन हुई, ना स्कैटरिंग हुई, बल्कि क्या होगी रोटेशन होगी। कि हम पढ़ के हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोर्स है पोलैरिमेट्री, लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी के उसकी लाइट को रोटेट कर दिया या राइट साइड पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के मेथड को हम नाम देंगे पोलैरिमेट्री। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल मेथड हैं जिनको अप्लाई करके किसी भी सब्सटेंस की वो एनालिसिस किया जा सकता है। तो ऑप्टिकल मेथड्स के बाद दूसरी जो टेक्निक थी जो कैटेगरी थी इसकी वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। सो इसमें हम स्टडी इसको रखा जा सकता है इनको डिफरेंट कैटेगरी जो इसकी हैं वो पीएच मीट्री, पोटेंशियोमीट्री, कंडक्टोमीट्री, वोल्टामीट्री, पोलैरोग्राफी, इम्पेरोमेट्री या क्लोम्बोमेट्री। वो समथिंग रिलेटेड विद द चार्जेस ऑफ सब्सटेंस या वोल्ट या उसकी पोलैरिटी कितनी है या कंडक्टेंस किसी सब्सटेंस की कितनी है तो वो इन मेथड्स के थ्रू स्टडी की जाएगी। इसके अलावा जो मिसलेनियस मेथड्स हैं उसमें थर्मल मेथड्स, थर्मोमेट्रिक एनालिसिस, डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री और थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविटी अगेन
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या है, मास को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह के एनालिसिस में क्या है, हम किसी मटेरियल को हीट देते हैं। ये जो मिसलेनियस मेथड में मेंशन किए हुए हैं कि अगर हम किसी मटेरियल को हीट दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। एग्जांपल अगर लेते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को अगर आप हीट कर रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल हो, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, पॉलीथीन बैग हो, प्लास्टिक की चेयर हो, कोई भी प्लास्टिक का पाइप हो, तो उसको आप हीट करते हैं तो आप देखेंगे हर प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। कुछ प्लास्टिक जो है वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, कुछ प्लास्टिक हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। तो जब वो मेल्ट होंगे तो या मेल्टिंग की तरफ जाएंगे, तो मेल्टिंग से पहले आप देखेंगे कि अगर आप पाइप को हीट कर रहे हैं तो उसको मेल्टिंग से पहले उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर। तो वो क्या है कि चेन जो है वो पॉलीमर्स हैं, तो वो चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे जाके उनके अंदर स्लाइडिंग शुरू हो गई है, तो उसको हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के थ्रू स्टडी किया जा सकता है कि कब अगर सपोज करें आपके पास एक प्लास्टिक की चेयर है, तो अगर वो हीट देने से मेल्ट हो रही है, हीट देने से वो मेल्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो उस टेम्परेचर पे हमारे लिए सूटेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। प्लास्टिक का पाइप है, तो उसको अगर हीट देने से वो मेल्ट हो रहा है, तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो हर मटेरियल का हमें वो मेल्टिंग टेम्परेचर या तो उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर चाहिए होता है, जो हम थर्मोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू, टीएसई के थ्रू करते हैं। देन इसी तरह का एनालिसिस है थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्री के एनालिसिस में क्या होता है कि आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर अगर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है, डिसोसिएट होना शुरू हो गई है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। सो जहां तक उसका वेट स्टेबल रहता है, वेट लॉस नहीं होता, इसका मतलब है वो उस टेम्परेचर तक उसकी स्ट्रक्चर रिटेन रही है। प्लास्टिक के मटेरियल हैं, तो अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनमें वेट लॉस नहीं आता, तो इसका मतलब है हम उस मटेरियल को वहां तक यूज कर सकते हैं। तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उसी कैटेगरी में है। तो डिफरेंट टाइप्स जो थी वो एनालिटिकल मेथड्स की थी। तो यहाँ पे कुछ नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स दैट आर बेस्ड अपॉन वेरियस एनालिटिकल सिग्नल की। तो अगर किसी कौन सा सिग्नल अगर हमें ऑब्जर्व हो, तो उसको हम किस मेथड में रख सकते हैं, तो उसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है, तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो रही है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री लाइक यूवी विजिबल, आईआर, फोटोएक्विस्टिक, एनएमआर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। अगर स्कैटरिंग हो रही है, तो टर्बिडीमेट्री, नेफ्लोमेट्री, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन हो रही है, तो रिफ्रैक्टोमेट्री, डायफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। सो डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल जो हैं वो इस से हम उसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज हो रहा है, तो कैलोरीमेट्री, कूलोमेट्री, कूलम चार्ज से रिलेटेड है तो कूलोमेट्री। इलेक्ट्रिकल करंट हो रहा है तो पोलैरोग्राफी या इम्पेरोमेट्री। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो कंडक्टोमेट्री। सो इसी तरह मास टू चार्ज रेशियो, मास स्पेक्ट्रो। तो डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल से हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंथैल्पी उसकी स्टडी की जाती है। देन एक और तरह से हम इनको अगर इनको क्लासीफाई करना है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन पीछे करके आए हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और नो यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्लासिकल मेथड क्या थे, उसमें बैलेंस के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा। दूसरे क्या थे जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। तो इस पैरामीटर के अलावा जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो साइज ऑफ द सैंपल के ऊपर भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सैंपल। सो इसमें अगर हम सैंपल का साइज क्या है, ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम, सॉलिड है तो उसका साइज क्या है, ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम। अगर लिक्विड है तो साइज उसकी वॉल्यूम ग्रेटर देन 100 माइक्रोलीटर है, तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा इनटू मीजो टाइप ऑफ एनालिसिस।
अगर उसका साइज बिटवीन 10 to 100 मिलीग्राम है तो सेमी माइक्रो एनालिसिस, और अगर 1 to 10 मिलीग्राम है स्मॉल साइज होता जा रहा है तो माइक्रो एनालिसिस, और अगर लेस देन 1 मिलीग्राम है तो अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। इसी तरह वॉल्यूम के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है। तो कुछ माइक्रोलीटर mu L stands for microliter. Sometimes the symbol 1 and lambda is used in place of ml milliliter. So यहाँ पे हमें साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन का आइडिया होता है कि सैंपल साइज डिक्टेट्स व्हाट मेजरमेंट टेक्निक्स कैन बी यूज। आगे चल के हम जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें टेक्निक्स हम देख के आए हैं कि काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सी टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो वो डिपेंड करेगा अपॉन दी साइज ऑफ द मैटर या उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। सो जो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सैंपल। सो ये जो हम पीछे डिफरेंट टाइप्स के मेथड स्टडी करके आए हैं उनकी थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है कि उसमें कौन-कौन सी प्रॉपर्टी, कौन-कौन सा सिग्नल स्टडी किया जाता है। ग्रेविमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक में हम देख चुके हैं वेट या और वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोएनालिटिकल इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सच एज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। पीछे भी हम सिग्नल और उसके methods में देखे हैं इंस्ट्रूमेंट में। The spectroscopic methods are based on the measurement of interaction between electromagnetic radiation and analyte atoms or molecules. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर किसी भी मैटर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करता है तो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है, इमिशन दे रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है। Miscellaneous method include the measurement of quantities such as mass to charge ratio, rate of radioactivity decay, heat of reaction। तो different parameters जो हैं वो इससे स्टडी किए जाते हैं। अगर हम दो तरह के मेथड जो हम पढ़ के आए हैं क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड, तो इसका अगर कंपैरिजन करें तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है दैट इज एडवांटेजेस ओवर द क्लासिकल मेथड। जो एडवांटेज है वो क्या है कि एबिलिटी टू परफॉर्म ट्रेस एनालिसिस के बहुत कम अमाउंट में भी हम एनालिसिस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस मेथड को यूज करके। लेकिन क्लासिकल मेथड में वो अगर अमाउंट एक खास लिमिट से कम जाएगी तो उसको यूज अप्लाई करना मुश्किल होगा। नंबर 2, जनरली लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स में बी एनालाइज वेरी क्विकली के इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो बहुत जल्दी से हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। मैनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कैन बी ऑटोमेटेड। मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड दे दे तो खुद ऑटोमेटिकली वो क्या है एनालिसिस को कंटिन्यू करते रहते हैं एक सैंपल को एनालाइज करने के बाद सेकंड, थर्ड। सो फोर्थ के ऊपर क्या है, मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आर मल्टी चैनल टेक्निक्स लाइक कि उससे हम बहुत सारे रीडिंग्स ले सकते हैं एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक एनालिसिस की। लेस स्किल्स एंड ट्रेनिंग इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस देन द क्लासिकल एनालिसिस। सो जो लास्ट टाइप की कैटेगरी है रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट टेक्निक, हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं टू रिलेटिव और एब्सोल्यूट टेक्निक। रिलेटिव क्या होगी एक दूसरे के लिहाज से। So another way of classifying analytical technique is according to the method by which the analyte concentration is calculated from the data. So analytical technique, absolute techniques में क्या है, analyte concentration can be calculated directly from the measurement of sample। हम उसी sample से ही उसकी स्टडी करते हैं, कोई दूसरा उसका relative sample प्रिपेयर नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता। No additional measurements are required other than a measurement of sample mass or volume। So लेकिन जो relative है उसमें measurement of sample must be compared to the measurement of additional sample। किसी दूसरे sample अगर कोई ऐसा absolute method के थ्रू एब्सोल्यूट टेक्निक के थ्रू हमें रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रही या उसको हम इंटरप्रेट सही तरह नहीं कर सके तो देन क्या रिलेटिव टेक्निक अप्लाई की जा सकती है किसी दूसरे सैंपल के साथ उसका कंपैरिजन करके। तो वो सैंपल जो है वो एडिशनल सैंपल के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है।
with the use of analyte standards। तो लेकिन वो जो कंपेयर किया जिसके साथ कर रहे हैं वो उसकी